हम देख रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर किस प्रकार प्राप्त की जाती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वैसे हम आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन चूंकि इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये कितने मार्क्स का हो जाएगा। ये वाला आपका हो जाएगा 1 मार्क्स का। मीन्स अगर ये 5 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स में आपका इसका द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ आएगा, और 4 मार्क्स में ये आपको करना है। इसमें से 1 मार्क्स आपका इसका चित्र का वर्णन करने का रहेगा, वो 3 मार्क्स में इसका जो व्यंजक है वो पूरा रहेगा। हमको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण P है ना, स्मॉल p से हम शो करते हैं उसको। किसी आवेश के मान, ठीक है, कौन से किसका आवेश? द्विध्रुव के जो दो आवेश होते हैं उनमें से किसी आवेश का मान और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का अगर हम गुणनफल करते हैं तो उससे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा आपका स्मॉल p बराबर आवेश, ठीक है, आवेश अगर मैं q मानता हूँ, प्लस q और माइनस q से मिलकर अगर एक द्विध्रुव बनाओ तो उसमें हो जाएगा q गुणित, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a दी हो तो ये कितना हो जाएगा? 2a। या फिर आप कैसे याद कीजिए इसको, आप ऐसे ही समझिए जैसे हमने पहले समझा था, आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इससे गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। ओके, अब हम जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, सेकंड नंबर में जो दिया है, किसी द्विध्रुव के, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अब निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। ओके, सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं अनुप्रस्थ अथवा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इन अ ब्रॉड साइड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन अ ब्रॉड साइड ऑन और ट्रांसवर्स पोजीशन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति में आपको पता होगा या आपको याद होगा कि अक्षीय स्थिति में हमने क्या किया था, हमने एक द्विध्रुव बना लिया था और उसके अक्ष पर ही, ठीक है, उसके अक्ष पर ही इस किसी बिंदु, यहाँ पे P बिंदु माना था, इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण हमने क्या निकाला था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमको अक्षीय स्थिति में नहीं करना है, हमको निरक्षीय स्थिति में बात करनी है। सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये द्विध्रुव बनाते हैं इधर, इस द्विध्रुव के दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ठीक है। इस द्विध्रुव के बिंदु A और B पर देखना, A बिंदु पर एक आवेश हम माइनस क्यू रख देते हैं, ठीक है, जैसा हम वहां करते थे सेम वही कर रहे हैं। इस पर हमने क्या किया? माइनस क्यू आवेश रख दिया। इस पर हमने क्या किया? प्लस क्यू आवेश रख दिया। और हमने क्या मान लिया कि इस जो ए बी द्विध्रुव है, इनमें इस दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, मान लो अगर ये बिंदु O इसका मध्य बिंदु में मान लेता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी 2a। 2a का अर्थ क्या हो गया? 2a का अर्थ ये हो गया कि इस O बिंदु से यहाँ की दूरी भी a है, मीन्स प्लस क्यू आवेश की दूरी भी a है, और O बिंदु से आपके माइनस क्यू आवेश की दूरी भी कितनी मान ली है हमने? a मान ली। हमें क्या करना है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने क्या किया है? एक चित्र बना रहे हैं, चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया है। इस पर एक आवेश आपको प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ दिख रहा है, एक आवेश माइनस प्लस क्यू इधर दिख रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी हमने 2a मान ली है, ठीक है। और क्या है हमको पता? और हमको ये भी मालूम है कि ये द्विध्रुव कैसे माध्यम में रखा गया है। ये द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पराविद्युतांक कितना है? माध्यम जिसमें ये द्विध्रुव रखा है उसका पराविद्युतांक कितना है? उसका आपका पराविद्युतांक
द्विध्रुवांक जो है वो k माना है ना हमने, कितना माना है, k माना, मीन्स k पराविद्युतांक के माध्यम में इस द्विध्रुव को हमने क्या किया है, रख दिया है। ठीक है, ध्यान रखना अनुप्रस्थ स्थिति थोड़ी सी कंपैरेटिवली अक्षीय स्थिति की अपेक्षा थोड़ी सी कठिन पड़ती है, लेकिन ध्यान से स्टेप वाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमको क्या करना है, हमको इसके मध्य बिंदु O, ठीक है, इसको हम मध्य बिंदु बोल देते हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु O, इस मध्य बिंदु O से दूरी R, ठीक है, दूरी R दूरी पर स्थित अनुप्रस्थ स्थिति में, ओके, अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति मतलब ये जो AB है इसका लंबार्धक कर दें अगर हम, है ना, इस पर एक लंबवत लाइन खींच देंगे, उस पर वहां पर कोई बिंदु P होगा, वहां पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आ रही बात समझ, अगर हम इस AB के इसी अलोंग द डायरेक्शन में इसी अक्ष की परिधि यहाँ पे कहीं पे अगर करते थे तो उसको हम अक्षीय स्थिति बोलते थे, है ना, लेकिन हमें अब क्या करना है, इसके इस AB द्विध्रुव के लंबार्धक पर, या फिर हम बोले कि इस बिंदु O के किसी एक बिंदु, यहाँ पर मैं बोल दूं अगर कि ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और ये P बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये P बिंदु आपका इस द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित है। अनुप्रस्थ या फिर निरक्षीय स्थिति, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों में आपको चित्र में दिख रहा होगा कि हमने AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, और इस P बिंदु पर हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, आपको ये P बिंदु दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से अगर इस P बिंदु पर देखें तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर इस पूरे को हम एक त्रिभुज मान लें, ठीक है, इस पूरे को अगर हम त्रिभुज मान लें तो हमें कैसा समझ में आ रहा है, हमें ये चीज समझ में आ रही है यहाँ से कि अगर ये A है, ठीक है, इसको बना रहा हूं मैं ना अलग से, और ये आपका PO जो है वो अगर R है, अगर आपको ये निकालना हो, ठीक है, आपको कर्ण निकालना हो, तो आपको क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से R² प्लस A², ठीक है। इसी तरह से आप इधर LHS साइड पे देखिए, इतने इतने में, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस PA का मान भी कितना आएगा, √R² प्लस A², और PP का मान भी कितना आएगा, √R² प्लस, इस प्लस Q के कारण और इस माइनस Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ रखा है कि प्लस Q के कारण, अगर हम बात करें कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आपकी होगी, इसको अगर मैं E1 नाम देता हूं तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे दूरी, दूरी कितनी है, प्लस Q से P की दूरी है BP, तो आपको लिखना होगा BP का स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा कितनी होगी, इसकी दिशा होगी BP, ओके, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, BP। तो इसी प्रकार से इस माइनस Q के कारण अगर इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E2, ओके, E2 बराबर कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार, ठीक है, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी आपकी वो होगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन दूरी, दूरी कितनी, AP, ठीक है, तो AP का स्क्वायर। इसके मान हम बाद में रख देंगे, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी आपकी PA दिशा में। तो इस चित्र से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस चित्र से हमको ये समझ में आ रहा है कि E1 व E2, ये E1 है और ये E2 है, इन E1 और E2 के जो परिमाण है वो तो बराबर है, ठीक है, मीन्स इस
प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो, और माइनस क्यू पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो, दोनों के परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग दिख रही है ना हमको। अतः अगर हमें इसका परिणामी ज्ञात करना हो, ठीक है, इसका अगर हमको रिजल्टेंट पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस E1 को और इस E2 को क्या करना पड़ेगा, इसके अनुदिश व लंबवत घटकों में विभाजित करना पड़ेगा या फिर वियोजित करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम इस बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कुल मिलाकर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्राप्त करना। इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को क्या किया है, इसके अनुदिश और लंबवत घटकों में हमने विभाजित कर दिया है, ठीक है। और हमको क्या समझ में आ रहा है, एक चीज और हमको समझ में आ रही है कि देखिए, ये जो आपका E1y है, ठीक है, ये E1y है और ये E2y है, इन दोनों के परिमाण भी बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों में परिमाण में बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, इनकी दिशाएं विपरीत है। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे। तथा बी ए, इस बी ए के अनुदिश जो आपका E1x है और जो E2x है वो एक ही दिशा में है ना, E1x और E2x की दिशाएं किधर दिख रही है आपको, एक ही दिशा में दिख रहे हैं, इसी दिशा में, किसके अनुदिश, BA के अनुदिश। तो इस प्रकार ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, क्या किया हमने, हमने जब इस E1 और E2 को इसके लंबवत और इसके क्षैतिज घटकों में क्या किया, विभाजित किया, तो हमने ये पाया कि इसका जो घटक E1y और E2y है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निष्फल कर देंगे, क्योंकि ये परिमाण में बराबर हैं और विपरीत दिशा में, तथा E1x और E2x एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ओके, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, तो ये लिख भी दिया है मैंने कि चूंकि E1 व E2 के परिमाण समान हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग है, अतः इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए यदि E1 व E2 को BA के अनुदिश व इसके लंबवत घटक में विभाजित किया जाए तो हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं, हम दो तरह की बातें पाते हैं। नंबर वन, कि लंबवत घटक जो है आपके वो E1y और E2y, लंबवत घटक कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे ना E1 साइन थीटा, मतलब लंबवत घटक के साथ में हम साइन थीटा लिखते थे और क्षैतिज घटक के साथ में हम cos थीटा लिखते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि लंबवत घटक E1y बराबर E1 साइन थीटा तथा E2y बराबर E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में और परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे के निष्फल हो जाते हैं। तथा दूसरी बात, BA के अनुदिश E1x और E2x जो हैं वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम E1x और E2x निकालते हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या पता चल जाएगा, अगर ये जुड़ जाएंगे तो बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता चल जाएगी, का परिणाम। कितना होगा, होगा E बराबर E1x धन E2x, E1x प्लस E2x। ओके, क्या करें, जहां पर E1x इक्वल टू कितना है, E1x बराबर कितना होगा, E1x बराबर होगा E1 cos थीटा, लंबवत घटक के लिए हमने कितना लिखा था, E1 sin थीटा, E1y बराबर, तो E1x बराबर कितना होगा, E1 cos थीटा, और E2x बराबर कितना होगा, E2x बराबर आपका होगा E2 cos थीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से क्या समझ में आया, देखिए E इक्वल टू आपका हो गया E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा, और
हमें E1 और E2 के मान पता है, ठीक है, और इस ये किधर होगा, ये ई किधर होगा, ये होगा आपका दिशा BA के समांतर, इसकी दिशा BA के समांतर होगी, है ना। E1 और E2 के मान अगर हम यहाँ पे रख देते, E1 और E2 के मान पहले निकाल चुके हैं हम लोग। E1 क्या था, E1 आपका था प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या था, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। और E2 क्या था आपका, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम E1 व E2 के मान मीन्स E1 बराबर 1/4πε0 k Q अपॉन BP का स्क्वायर एंड E2 इक्वल टू 1/4πε0 k Q अपॉन AP का स्क्वायर हम लोग पीछे रख रहे हैं, तो हम लोग मान रख देते हैं। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 k Q अपॉन, देखिए हमने BP और PA दोनों के मान हमने निकाल लिए थे, कितना था, वो था आपका √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि ये किसका मान है, ये पीपी का मान है, हमको स्क्वायर करना है। यहाँ पे गलती होती है, ध्यान रखना, एक बार वापस मैं बता रहा हूँ क्यों गलती होती है। देखिए ये आपको यहाँ दिया हुआ है √r² प्लस a², तो कई बार स्टूडेंट है ना बीपी का स्क्वायर करना है आपको, है ना, आपको बीपी की वैल्यू नहीं रखना है। तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे, इट मीन्स जब हम √r² प्लस a² का स्क्वायर करते हैं, मीन्स जब हम r² प्लस a² का जो स्क्वायर है, मीन्स स्क्वायर के साथ में कितना हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ √r हट जाएगा और r² प्लस a² ही बचेगा। तो इसका ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ये गलती इस वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, इसका जब डिराइव करते हैं, तो ये वाली गलती स्टूडेंट्स होती है, इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया है कि ये गलती नहीं होना चाहिए, ओके। तो और नेक्स्ट कितना था, इसके साथ में Q cos थीटा भी आएगा, आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास था E1 cos थीटा, ओके, क्या था हमारे पास, E1 cos थीटा। अब E2 की वैल्यू रखेंगे, E2 कितना है, E2 भी हमारे पास सेम है 1/4πε0 के Q अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, इसके साथ भी cos थीटा आएगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए वाली स्टेप लिखी है, आप चाहें तो ये इसको स्क्वायर हटा के डायरेक्ट अंडर हटा के डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू डायरेक्ट फॉर्म लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q cos थीटा अपॉन r² प्लस a² और 1/4πε0 के Q cos थीटा अपॉन r² प्लस 2 मीन्स आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2Q अपॉन 4πε0 के cos थीटा अपॉन r² प्लस a², ओके। लेकिन हमें अगर इस cos थीटा की वैल्यू निकालना हो, तो इस cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम अभी, POB ले लेते हैं, ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट पेज में बना लेता हूँ। देखिए POB बना रहा हूँ मैं, ये POB की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मैं बोल दूं कि ये P है, ये O है और ये B है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे cos थीटा चाहिए, तो ये कितना दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, और इससे O से मध्य बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी दी है, तो यहाँ से cos थीटा कितना निकलेगा, यहाँ से cos थीटा आपका निकलेगा OB अपॉन BP, ठीक है, कितना होगा, आधार बटे कर्ण A अपॉन R, A अपॉन अंडर रूट, कर्ण कितना आएगा, कर्ण वही पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा r² प्लस a² या a² प्लस r², मीन्स ये हो जाएगा आपका a अपॉन अंडर रूट कितना r² प्लस a², ठीक है। अब हम क्या करें, इस cos थीटा की वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन में लेंगे, पीछे वाली इक्वेशन क्या थी, पीछे वाली इक्वेशन हमारे पास थी 2Q अपॉन 4πε0 की cos थीटा,
ठीक है, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रखना है। अब मैं क्या करूंगा, cos थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है ए अपॉन ये ए अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसकी पावर कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और यहाँ पे कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और इसकी पावर जो 1/2 है, मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अंडर रूट देगा कितनी, 1/2 हो जाएगी। तो दोनों को जब आप सम करते हो, मतलब जब बेस समान हो या फिर आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो उस केस में आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 2q। ठीक है, 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक और चीज यहाँ पे समझ आए, ये Q है, ये 2 है, ये A है। अब हमने जो लिया है द्विध्रुव, उसके हिसाब से अगर ये देखें कि Q इंटू 2A किसके बराबर होता है, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम क्या करें, हम इस Q इंटू 2A की जगह क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आया समझ में? ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होगी, ये जो आपका ई निकला इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा होगी आपकी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, पहले भी लिखा है। इसकी दिशा होगी आपकी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, किधर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, अब हम फिर से वही शर्त ले लेते हैं कि यदि बिंदु P की दूरी द्विध्रुव से बहुत अधिक हो, इट मीन्स ये P जो बिंदु है आपका, इसकी जो दूरी है ये R, ये बहुत अधिक हो जाए, कहाँ से, इस द्विध्रुव से। इसका मतलब क्या हो जाए, इसका मतलब ये हो जाए कि आपका R जो है, क्या बोल रही कंडीशन, कि यदि R जो है आपकी कितनी हो जाए, A से बहुत अधिक हो जाए। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो आर स्क्वायर है वो भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का जो मान होगा, इस ए के वर्ग का जो मान होगा, वो इस आर के वर्ग के मान की तुलना में कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। है ना, ऐसा हमने अक्षीय स्थिति में भी किया था। तो अगर नगण्य हो जाएगा तो इस वाली इक्वेशन में आप देखो, जो हमने ई फाइनली फाइंड आउट किया है, इक्वल टू 1/4 के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर का मान नगण्य हो जाए तो कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा E इक्वल टू 1/4 के पी अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस कितना था, ए स्क्वायर। लेकिन ये क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, तो ये अगर हट जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2। है ना, 3/2 से इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर की घात 3। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, ये आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई है। ठीक है, तो एक और चीज हम लोग करते हैं हर बार कि यदि इस k का मान 1 हो जाए, k का एक मान 1 होने का मतलब है कि वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात में कितना हो जाए, वायु या निर्वात में k का मान कितना हो जाता है, k का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये जो E है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 P अपॉन आर। ओके, ये आपका हो गया।
लेकिन यहाँ पे भी हम लोग गलती कर देते, कई बार स्टूडेंट यहाँ पे आके छोड़ देते। यहाँ पे आके छोड़ना नहीं है, इसका मात्रक जरूर लिखना है। ई का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो ये हमने कर लिया है। क्या करा हमने? हमने जो द्विध्रुव है उसका निरक्षीय स्थिति में क्या कर लिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पता कर लिया है। अब हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है? क्या कंक्लूजन निकलता है? आपको अगर याद हो कि हमने जब अक्षीय स्थिति की थी, ठीक है, अक्षीय स्थिति जब की थी, तो वहां पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर हमारा आया था, उसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको ये अलग से ध्यान रहे कि वहां पे जो हमने अक्षीय स्थिति की थी, तो उसका जो मान आया था, वो आंसर आया था 4πε0 पी 2p अपॉन की पावर 3। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हमारे पास आया है E इक्वल टू 1/4πε0 या ε0 p अपॉन आर क्यूब, और अक्षीय स्थिति में कितना आया था? अक्षीय स्थिति में आया था E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये होता है कि अक्षीय स्थिति में जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है? 2 गुनी होती है। तो जल्दी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? हमने आज क्या किया है? हमने द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं ये देखना था हमको। इसके बाद द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको पता करना था, मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी थी। सबसे पहले हमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख दी, जो हमें याद भी है कि आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मीन्स इसमें जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके बाद हमने अनुप्रस्थ स्थिति देखी, अनुप्रस्थ स्थिति का चित्र बनाया हमने। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? हमने एक ए बी द्विध्रुव बनाया, इस पर एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। इस मध्य बिंदु O से हमें P बिंदु पर, जो P बिंदु है वो जो कि r दूरी पर स्थित है, यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना था। ये द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका पराविद्युतांक k है। एक और चीज हमको समझ में आई कि इस चित्र से कि PA और PB के मान कितने होंगे? ये और PB के मान होंगे आपके √r² प्लस a² मीटर। अब हमको क्या करना है अगले स्टेप में? प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 k q अपॉन bp का वर्ग, और माइनस क्यू के कारण कितनी हो जाएगी? E2 इक्वल टू 1/4πε0 k q अपॉन ap का वर्ग। इसके बाद वाले स्टेप में आपने क्या किया है? देखिए इसमें हमने 2 बार चित्र बनाया है, लेकिन आपको एक ही बार बनाना है। ये आपको यहाँ पे समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, तो आपको एक ही बार चित्र बनाना है। इस चित्र से हमको क्या समझ में आ रहा है कि E1 और E2 के परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग है। अतः इनका परिणाम ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? E1 व E2 को BA के अनुदिश के लंबवत और अनुदिश घटकों में क्या कर दिया? वियोजित कर दिया। जब हमने वियोजित किया तो हमने क्या पाया कि लंबवत घटक जो है E1y और E2y, ये एक दूसरे से परिमाण में बराबर है, तथा एक दूसरे के परिमाण में बराबर है, और इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत है। इस कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, निष्फल कर देंगे। लेकिन E1x और E2yx जो है वो क्या है? एक ही दिशा में है। इस कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अर्थात ये दोनों मिलकर क्या देंगे? इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देंगे। तो हमने क्या किया? E1 इक्वल टू E1x प्लस E2x लिख दिया। E1x की जगह हमने E1 cos थीटा लिख दिया, E2x की जगह E2 cos थीटा लिख दिया। E1 और E2 के मान हमने पीछे जो इक्वेशन में निकाले थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दोनों रख दिए हैं। इसके बाद आपने क्या देखा कि ये दोनों समान है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2q अपॉन 4πε0 k q cos थीटा अपॉन r² प्लस a²। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? सिंस cos थीटा भी दिया हुआ है, तो हमने ये त्रिभुज ले लिया है। ये आप साइड में बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस त्रिभुज से हमको क्या समझ में आ रहा है? दोनों उधर की साइड बार भी करेंगे, लेफ्ट साइड में भी तो सेम निकल के आएगा। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी आधार बटे कर्ण से a अपॉन √r² प्लस a²। इसका मान जब आप E वाली इक्वेशन में रखेंगे 2q अपॉन 4πε0 k a अपॉन r² प्लस a² पहले से था, और ये √r² प्लस a² साथ में और लिख दिया। जब इन दोनों को क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें इसकी पावर 1 है और इसमें इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। मीन्स r² प्लस a² की पावर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है। दोनों सम हो जाएगी, आधार समान होने के कारण घातें जुड़ जाती है,
तो ये क्या हो जाएंगे 3/2। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे Q लिखा हुआ है 2QA, इसका मतलब क्या है Q इंटू 2A, अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की जगह हमने लिख दिया P, तो ये हो गया 1/4πε0K P/r² प्लस स्क्वायर पावर 3/2। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होगी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब हमने एक शर्त लगाई कि यदि R बिंदु A से बहुत बड़ा हो, मीन्स द्विध्रुव क्या ये P बिंदु कहाँ हो, इस द्विध्रुव से बहुत दूर हो, तो इसकी A स्क्वायर का मान जो है वो R स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। इस प्रकार हमको क्या मिला, E इक्वल टू 1/4πε0K P/r² की पावर 3/2। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा E इक्वल टू 1/4πε0K P/r की पावर 3। ठीक है, अब वायवीय निर्वात में K या पराविद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। इस कारण यहाँ पे कितना हो गया, K का मान 1 रख दिया, तो आपके पास आंसर आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 P/r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। और हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अक्षीय स्थिति में है और निरक्षीय स्थिति में है, इन दोनों में हम ये पाते हैं तुलना करने पर कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपकी निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी तुलना में क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो अगर ये